Hello everyone, myself Madhvi Tiwari, and my topic is Upshushk Garb, Lean Garb and Raktgulm Garb. Firstly, we start with उपशुष्क गर्भ. अब उपशुष्क गर्भ होता क्या है? तो ये एक प्रकार का गर्भ व्यापद है. जो 8 प्रकार के गर्भ व्यापद बताए गए हैं उनमें से एक है उपशुष्क गर्भ. और गर्भ व्यापद क्या होते हैं? तो जो प्रेगनेंसी के टाइम जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डिजीज़ होती है वो गर्भ व्यापद होते हैं. अब हम बात करेंगे उपशुष्क गर्भ क्या होता है. तो होता है यदा तु प्रतिमास आतर्वम प्रत्यहम व परिसृणन न अत्य अल्पम च तथा परियमाणो गर्भचिर स्पंदते कुक्षिश्च वृद्धो अपि परिहीयते तद उपशुष्कम नागोदरम च. तो अब ये क्या है? प्रतिमास आतर्वम प्रत्यम व परिश्रवणम न अत्यल्पम. जो मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है प्रतिमास, उसका अधिक मात्रा में श्रावित होना. परियमाणो गर्भचिर स्पंदते. इसका क्या मतलब होता है कि गर्भ का बहुत देर से और बहुत कम स्पंदन होना. फिर कुक्षिश्च वृद्धो अपि परिहीयते, मतलब जो कुक्षी की वृद्धि है वो घट जाएगी या उदर वृद्धि घट जाएगी. तद उपशुष्कम नागोदरम च. तो इसी को उपशुष्क गर्भ या नागोदर गर्भ बोला है. नागोदर गर्भ किसने बोला है? तो आचार्य चरक, वो आचार्य सुश्रुत ने से नागोदर गर्भ कहा है और आचार्य वाग्भट ने उपशुष्क गर्भ कहा है. अब जैसे क्या होता है, कोई खेत होता है तो उसकी सिंचाई के लिए जो नालियाँ बनाई जाती है, अगर उनमें अवरोध आ जाए तो सिंचाई ठीक से नहीं होगी और जो प्लांट्स है वो ठीक से ग्रो नहीं करेंगे. वैसा ही हमारी बॉडी में होता है. तो क्या होता है कि जैसे गर्भाशय में क्या होता है कि अगर जैसे दोष बढ़ जाएंगे तो दोष बढ़ के क्या कर देंगे, रसव जो नाड़ियाँ हैं उनका, गर्भ की जो रसव नाड़ियाँ हैं उनको अवरुद्ध कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, उसको पोषण नहीं मिलेगा और गर्भ की वृद्धि नहीं होगी. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके निदान के बारे में. तो इसके निदान क्या है? शोको उपवास रुक्ष वैरध्वा यो यंती श्रावात वाते क्रुद्धे क्रश शुष्ये द गर्भे नागोदरम तू तम उदरम वृद्ध्यमत्र हीयते स्फुरणम चिरात. अब इसका क्या मतलब होता है? मतलब शोक, चिंता आदि कारणों से वात बढ़ जाती है. उपवास करने से वात वृद्धि होना, इससे भी मतलब वात की वृद्धि होगी, पोषण की कमी होगी. उपवास करेंगे तो भोजन ठीक से नहीं लेंगे तो. रुक्ष आहार विहार, अन्य वात वृद्धक आहार भी, और जैसे अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्राव होना. चरक ने भी ऐसे ही बताया कि जो उपवास, व्रत प्रयाण, कुक्षित भोजन लेने वाले, स्नेह द्रव्य न लेने वाले, अन्य सभी वातों को आहार विहार, और ये सुश्रुत ने बताया. तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो भी वात प्रकोपक आहार विहार है या जो ऐसे आहार विहार जिनसे कि पोषण में कमी आ रही है, वो सब उपशुष्क गर्भ के कारण होते हैं. वैसे भी जो नॉर्मली जो गर्भाशय की जो डिजीज़ होती है उनमें वात का बढ़ना ही मेन रीज़न होता है. तो जो इन सब से जो भी ऐसी चीज़ें जिनसे वात बढ़ेगी उसकी वजह से उपशुष्क गर्भ होगा. नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं संप्राप्ति की. तो संप्राप्ति क्या है? वातवर्धक आहार विहार आदि का सेवन करना, या फिर योनि मार्ग से अत्यधिक रक्तस्राव हो. इन सब से क्या है? वात प्रकोप होगा. अब वात के प्रकोपित होने से क्या है, जो प्रकोपित वात है वो पित्त और श्लेष्मा को ले जाकर गर्भ की रसव नाड़ियों का अवरोध करती है, जिससे कि क्या होगा, गर्भ को पोषण की प्राप्ति नहीं होगी, गर्भ वृद्धि को प्राप्त नहीं करेगा और उपशुष्क गर्भ होगा. अब इसमें भी वही समझाया है. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं और इसमें हम बात करेंगे उसके जो लक्षण हैं, उपशुष्क गर्भ के लक्षण. तो क्या होते हैं? गर्भो वृद्धि न प्राप्तनोति परिशुष्कत्वात् स च अपि कालम तिष्ठते अतिमात्रम अस्पंदस्य भवति तम तु नागरोम इति उच्यते, नागोदरम इति उच्यते. तो ये क्या है? जो गर्भ वृद्धि मतलब गर्भो वृद्धि न प्राप्त होती, मतलब गर्भ की वृद्धि नहीं होगी. परिशुष्कवात मतलब गर्भ शुष्क हो जाएगा. उपशुष्क गर्भ मतलब शुष्क हो जाएगा, तो गर्भ शुष्क हो जाना. फिर क्या है? काल अतीत प्रसव क्या होता है? जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होती है प्रसव की, जैसे कि 9 मंथ या 10 मंथ में जो भी होगा, बट उससे भी ज़्यादा टाइम तक जो गर्भ में ही रहे, तो मतलब काल निकल जाने के बाद प्रसव होना. जो नॉर्मल जो ड्यूरेशन है उसके बाद इसका प्रसव होगा. अस्पंदन मतलब उसका स्पंदन नहीं होना. तो इस स्पंदन वाले कैरेक्टर को मतलब सभी आचार्य ने अलग अलग बताया है. जो गर्भ स्पंदन नहीं होता, आचार्य चरक ने, थोड़ा थोड़ा स्पंदन होता है, आचार्य वृद्ध वाग्भट ने बोला है, और देर से स्फुरण होना आचार्य वाग्भट ने बोला है.
और ये आचार्य भेल ने बोला है मतलब जो असंपूर्ण होने के कारण, जैसे कि हाथी के गर्भ बहुत वर्षों तक रहता है, उसी प्रकार ये गर्भाशय में स्थित होता है। फिर नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। उपशुष्क गर्भ के प्रकार क्या है? तो 3 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज और कफज। अब वातज उपशुष्क गर्भ क्या होता है? तो वातज उपशुष्क गर्भ है, तो इसमें क्या लक्षण दिखेंगे वातज उपशुष्क गर्भ में, वात की अधिकता से जो होगा? तो ये सशब्दम फेनिलम विच्छिन्न शक्रत उपवेश्यते। इसका मतलब क्या है? शब्द के साथ फेन युक्त और फटा हुआ सा मल का त्याग होना। मूत्र उपरुद्धते, मतलब मूत्र अवरोध होना। कटी पृष्ठ हृदयेषु वेदना, कटी पृष्ठ हृदय में वेदना होना। जंभा, निद्रा, शुष्क कास, शाद, तिमिर, आँखों के आगे अंधेरा छा जाना। कर्ण में कंडू होना। शंख पीपलिका भीरव, मतलब शंख प्रदेश में सुई चुभने से पीड़ा व शरीर में चींटी रेंगने सा अनुभव होना। परिकर्तिता, जरणमहर, मतलब पाचन में कठिनाई। स्फुटित विवर्ण परुषत्वकम, मतलब त्वचा का परुष्क कठोर रुष्क हो जाना और विवर्ण हो जाना, स्फुटित फटा हुआ सा होना। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं पित्तज उपशुष्क गर्भ के लक्षण। तो पित्तज उपशुष्क गर्भ के क्या लक्षण होते हैं? तो ये ताम्र उपवेश्यते, मतलब ताम्र व हरित वर्ण का मल त्याग। फिर ये धूम को अम्लक छर्दी, मतलब अम्ल छर्दी व गले में धुएं जैसा भरा होना प्रतीत होना। फिर नेक्स्ट है मूर्छा, कुक्षी, हृदय, दाह। तो कुक्षी और हृदय में दाह होना और मूर्छा आना। फिर है पित्त, रक्त, गोमूत्र भी नेतृत्व नेत्र नखत्वम, मतलब नेत्र, मूत्र, नख का पीत, रक्त या गोमूत्र के समान वर्ण का होना। दुर्बलता, त्वचा में कालापन। फिर एक कफज उपशुष्क गर्भ का लक्षण क्या है? तो ये श्लेष्मा, मधुराश्य, उत्क्लेश्य, श्लेष्म उद्भवन, भक्त द्वेष, श्वेत हस्त पाद नेत्रता का श्वास। वही मधुराश्यता हो रही है, उत्क्लेश होना, श्लेष्मा उद्भवम, मतलब श्लेष्मा का वमन जैसा होना, भक्त द्वेष, खाने से द्वेषता, श्वेत हस्त पाद नेत्र, हाथ पैर नख का श्वेत होना, श्वास और कास। तो ये हो गए सारे इसके अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग जो इसके जो भी लक्षण दिखेंगे वो। नेक्स्ट हम इसकी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो इसकी चिकित्सा क्या होगी? तो जो इसकी सामान्य चिकित्सा है कि जो आचार्य सुश्रुत ने इसको जो लीन गर्भ चिकित्सा, जैसी लीन गर्भ में चिकित्सा करेंगे उसी प्रकार की चिकित्सा का निर्देश दिया है। आचार्य भाव मिश्र एवं योग रत्नाकर ने धान्य कूटन ही मुख्य चिकित्सा बताया है। भूत अधिकार में वर्णित घृत यथा वचा घृत, गुगलू आदि घृत, महापेचाशी घृत का प्रयोग, महापेचाशी घृत मेनली यूज़ करते हैं। और ऐसी जो चिकित्सा, मतलब ऐसी चिकित्सा करना जिससे कि वात में कमी आए और जो पोषण है उसकी वृद्धि हो और जो गर्भ में वृद्धि करे। तो अब इसमें जैसे ये सब घृत दे सकते हैं, और जो जिंगनीय ब्रह्मणीय है, मधुर तथा वाथर औषधियों से सिद्ध शीर, घृत, मांस रस का प्रयोग। भूख लगने पर भोजन के साथ भी उपयुक्त घृत आदि का प्रयोग। शीर, मांस रस तथा आमगर्भ, भ्रूण या जो अंडे का प्रयोग। भोजन से तृप्त होकर बार बार यान, वाहन आदि का प्रयोग। शोभन एवं मार्जन, जम्भण आदि का प्रयोग। ये कब कर रहे हैं? जैसे कि अब वो गर्भ में वृद्धि हो ही नहीं रही है और मतलब वो ठीक नहीं हो रहा, तो अब उसका गर्भपात की ऐसी औषधियाँ और ऐसे कर्म किए जाएँ जिससे कि उसका जो गर्भ का पातन मतलब पात हो जाए। भोजन आदि, ये भोजन आदि से तृप्त वाला है। फिर स्त्री के बार बार प्रसन्न करने से गर्भ की वृद्धि होगी। अगर स्त्री प्रसन्न रहेगी तो गर्भ की वृद्धि होगी न। बढ़ते हुए उपशुष्क गर्भ का तीक्ष्ण विरेचनीय एवं अपना पातनीय द्रव्यों का प्रयोग द्वारा पातन करा देना चाहिए। तो क्या है, जो अगर बढ़ नहीं रहा है उपशुष्क गर्भ तो उसको तीक्ष्ण विरेचन दे दो और अपना पातनीय द्रव्य दे दो। नेक्स्ट है इसकी विशेष चिकित्सा। तो विशेष चिकित्सा क्या है? जैसे वात आदि के हैं तो उसमें क्या देंगे? विदार्य गण, सिद्ध घृत, अनुवासन, दुग्ध, सेंधव घृत। पित्त आदिक्य होगा तो ज्येष्ठ मधु, भूहि कोहल, सिद्ध घृत, शीर सेवन, मांसरस सेवन। कफ आदिक्य में क्या देंगे? तिल, मूंग, उड़िद, बिल्व, मगज, सेंधव, सिद्ध घृत। कल्प में मधुमालिनी बसंत, गर्पाल रस देंगे। घृत है शतावरी, विदारी, सिद्ध घृत और बाकी ऊपर बताए ही हैं, महापेचासी, गुगलू आदि घृत। फिर है बस्ती, बस्ती देंगे बला तेल की या मांस तेल, मात्रा बस्ती और शतावरी प्लस विदारी सिद्ध शीर बस्ती। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मॉडर्न कोरिलेशन की। तो वो क्या है कि आधुनिक में मतलब इसको अगर हम रिलेट करें तो ये इंट्रा यूटेराइन डेथ से कर सकते हैं। तो इंट्रा यूटेराइन डेथ में क्या होता है? जो फीटल की डेथ है वो मतलब उसके यूट्रस में उसकी डेथ हो जाना फीटस की,
और उसमें कोई यूटेरोसाइन नहीं दिखाई देना 24 वीक कंप्लीट होने के बाद भी, और उसका वेट जो है वो 500 ग्राम से भी कम होना। फिर इसके कोजेज़ क्या होंगे, तो इसके कोजेज़ होंगे मैटरनल कोज, फीटल कोज और प्लेसेंटल कोज। तो मैटरनल कोज की बात करते हैं पहले। तो मैटरनल कोज क्या होंगे, ओबेसिटी, स्मोकिंग, RH इनकॉम्पेबिलिटी, और मैटरनल जो एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा हो जाना। और फीटल क्या होंगे, मल्टीपल गेस्टेशन, IUGR, ये क्या इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और इन्फेक्शन, बर्थ डिफेक्ट्स, ये सब इसके। फिर उसके बाद है प्लेसेंटल कोज। प्लेसेंटल कोज क्या है, एब्रुप्शन और प्लेसेंटा प्रीविया। फिर इसके डायग्नोज की बात करेंगे। इसका डायग्नोज है वही USG करवाना, रियल टाइम USG, इससे ताकि उसके जो पता चल जाए कि उसमें ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर उसके जो यूटेरोसाइन है वो मिल रहे नहीं मिल रहे, हार्ट बीट वगैरह इनसे पता कर सकते हैं। फिर टेस्ट जो इसमें दिया है, CBC, ब्लड ग्रुपिंग, प्लाज्मा फाइब्रोजन, कोगुलेशन प्रोफाइल, CRP, मैटरनल थायरॉइड फंक्शन, एक्सरे, स्पाल्डिंग साइंस। स्पाल्डिंग साइंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो फीटस होता है ना, तो उसकी जो स्कल बोन्स होती है वो ओवरलैप कर जाती है, यही स्पाल्डिंग साइंस होता है। और मोल्डिंग ऑफ फीटल हेड, इसमें भी होता है कि जो फीटस की जो स्कल बोन्स है उनमें डिफेक्ट क्या मतलब वही ओवरलैप कर जाती है। फिर है हाइपरटेंशन या फिर गेज शेडो। गेज शेडो किसमें, रॉबर्ट साइंस जो होता है उसमें गेज शेडो जैसे एब्डोमिनल रीजन में जो दिखाई देता है। फंडल हाइट, फंडल हाइट क्या होती है, जो प्रेगनेंसी में क्या होता है, मंथ वाइज फंडल हाइट में चेंजेस आते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करना, उनको चेक करना कि फंडल हाइट में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फंडल हाइट कम तो नहीं हो रही, क्योंकि वो मंथ वाइज उसमें बढ़ता है मतलब फंडल हाइट में जो, तो उससे हम पता कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है लीन गर्भ। तो लीन गर्भ, अब लीन गर्भ क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का गर्भ व्यापदी है, 8 प्रकार के गर्भ व्यापद में से। गर्भ प्रसुप्तो न स्पंदते तम लीन इत्याहु। तो ये क्या होता है कि गर्भ जो है प्रसुप्त अवस्था में, मतलब सुप्त अवस्था में होगा, सोया हुआ सा प्रतीत होगा, या न स्पंदते मतलब उसमें कोई स्पंदन नहीं होगा, लीनम इत्याहु, ये लीन गर्भ होता है। तो जो गर्भाशय लीन होता है, जिसमें स्पंदन न हो, जिसमें हलचल ना हो, वो लीन गर्भ है। अष्टांग संग्रह के अनुसार जो गर्भ सोया हुआ प्रतीत हो अर्थात अक्रियाशील हो। अब निदान क्या क्या होंगे इसके, तो इसके निदान है वात उपद्रव ग्रहित्वात् श्रोतांसा लीयते गर्भ सो अतिकालम तिष्ठमानो व्याभते। तो ये क्या हो रहा है इसमें, जो वात है उसके उपद्रव से पीड़ित होने के कारण गर्भ के निर्गमन मार्ग के स्रोत संकुचित हो जाते हैं या लीन हो जाते हैं। तो ये क्या है, वात के उपद्रव से पीड़ित होने के कारण गर्भ लीन हो जाएगा, तो ये इसके निदान हो गए। तो वही वात की वजह से हो रहा है ये भी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इसके लक्षण है। तो इसके लक्षण क्या है, यस्य पुनर्वात उपसृष्ट स्रोतांसी लीनो गर्भो प्रसुप्तो न स्पंदते तम लीन इत्याहु। तो मतलब क्या है, लीन होकर सुप्त हो जाना, गर्भ का सो जाना, स्पंदन न होना, गर्भ अत्यधिक शिथिल हो जाता है, वह अत्यधिक काल तक गर्भावस्था में रहता हुआ कष्ट को प्राप्त करता है या मर जाता है, गर्भ में लीन या स्रोतों में चिपक जाता है। लीन गर्भ या प्रसव काल क्या है, तो इसका है पुष्ट अन्यथा वर्ष गणे कृष्ट जायते नेव न एव, मतलब पुष्ट होने के बाद बहुत वर्षों के बाद कृष्ट के साथ इसका मतलब प्रसव होना या नहीं होना। तो यह पुष्ट होकर सामान्य समय पर जो अन्यथा वर्षों के उपरांत अत्यधिक कष्ट से उत्पन्न हो, क्योंकि स्रोतों में लीन हो जाता है, तो उसका मतलब जो प्रसव होना थोड़ा प्रसव नहीं होता या काफ़ी मतलब कष्ट के साथ और बहुत वर्षों के बाद या कभी कभी आजीवन कुक्षी में ही रह जाता है। ऐसा जैसे सीजेरियन है अभी तो फैसिलिटी तो हम उससे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं लीन गर्भ की चिकित्सा पे। तो इसकी चिकित्सा क्या होगी, मृदु स्नेहादि कर्म से उपचार करें, क्योंकि अगर तीक्ष्ण वमन या विरेचन वगैरह कराएंगे तो उससे गर्भ उपकादकर भाव होगा। तो गर्भ उपकादकर भाव क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, वो मतलब गर्भपात होने के चांस रहते हैं। तो शयन, बाज, मत्स्य, गव्य, शिखी, मयूर, ताम्रचूड़, तीतर या अन्य पक्षियों का मांस रस एवं घृत अथवा अधिक मात्रा में घृत व मूली के यूज के साथ रक्तशाली के मृदु तथा शीतल भात का सेवन करवाएं।
उत्कृष्ट के मांस रस से साधित अधिक स्नेह युक्त या वागु पीने को दें। माध्यमिक मधु सप्तरात्रि तक दें। उपविष्टक गर्भ एवं उच्छृष्ट गर्भ की चिकित्सा भी करें। स्त्री को प्रसन्न रखें। वही जो मतलब पहले बताया था ना कि उसमें उपशुष्ट गर्भ में लीन गर्भ के समान चिकित्सा दे रहे हैं, तो सुश्रुत ने बोला था। अब वही स्त्री को प्रसन्न रखोगे तो गर्भ वृद्धि होगी। ईषत उष्ण तेल से उदर, बस्ती, वंक्षण, उरु, कटी, पार्श्व एवं पृष्ठ प्रदेश में बार बार अभ्यंग करें। विशेषकर काल अतीत स्थायी गर्भ में धान्य युक्त उदर शूल को मूसल से कूटना या विषम यान एवं आसन का सेवन करना। ये वही कि अगर उसमें वृद्धि नहीं हो रही है तो उसको उसके गर्भपात के जो ऐसी चिकित्सा करेंगे। मांस, तिल, बिल्व, शलातु से साधित उबला चना खाने को दें। उसमें उसके बाद माध्यमिक मधु सप्तरात्रि तक दें। अब इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, तो इसको जो तुलना मिस्ड अबॉर्शन से कर सकते हैं। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है कि जैसे वही फीटस की पहले डेथ हो जाती है यूट्रस में और उसका अबॉर्शन हो जाना। पर अबॉर्शन जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि उसका कई बार जैसे फीटस गर्भ में रह जाए, या फिर ऐसा होता है कि फीटस के कुछ पार्ट जैसे अपरा वगैरह जो है वो वाला पार्ट उसमें रिमेन पार्ट उसमें रह जाए, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अगर उसको निकालने के लिए फिर डायलेशन और कर्टेज ये मेथड यूज़ करते हैं। सिम्टम्स क्या है, इसमें कॉमनली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट जो समटाइम्स जो सिम्टम्स है जैसे ब्राउनिश डिस्चार्ज, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स सच एज नोजिया एंड ब्रेस्ट सोरनेस, लेसन्स और डिसअपेयर। उसके अलावा टिपिकल जो मिसकैरेज में क्या होगा, तो वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प एंड पेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कोज। तो कोज क्या होंगे, जो एम्ब्रियो हैज़ द रॉन्ग नंबर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब क्रोमोजोम के नंबर में चेंजेस, और यूट्रस प्रॉब्लम होना, एंडोक्राइन एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हैवी स्मोकर, फिजिकल ट्रोमा, ये सब। डायग्नोज प्रेगा कलर टेस्ट, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक्सरे करवाना या फिर अल्ट्रासाउंड। ओके, नेक्स्ट हम हमारे थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रक्त गुल्म। रक्त गुल्म क्या होता है, तो ये भी जैसे अष्ट प्रकार के जो गर्भ व्यापद है उन्हीं के समान गुल्म भी एक ऐसी व्याधि है जो गर्भ से सामंजस्य रखती है। ये भी क्योंकि गर्भ इसमें क्या होता है, गुल्म होता है वो गर्भ की तरह, गर्भाशय में गर्भ की तरह प्रतीत होता है, पर होता वो गुल्म है। तो इसका क्या है, आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा पंचम अध्याय में, गुल्म अध्याय में इसका वर्णन किया है। और ये गर्भाशय तथा आतर्व के आगमन की विशेषता के कारण स्त्रियों में ही होता है, क्योंकि मेनली क्या फीमेल्स में होता है ये, गर्भाशय आतर्व के आगमन की विशेषता में, क्योंकि गर्भाशय और आतर्व फीमेल्स में होते हैं। अब जेजट के अनुसार क्या है कि जो गर्भ ग्रहण करने में समर्थ होती है उन्हीं को रक्त गुल्म होगा, और क्योंकि योनि में होता है इसलिए इसे योनि गुल्म कहते हैं। इस व्याधि में क्या होता है, क्रोनिक विलाई में विकृति होने से जो छोटी छोटी असंख्यक सिस्ट के रूप में हो जाती है और सूक्ष्म अति सूक्ष्म से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और ये स्टार्टिंग वाले गर्भावस्था के स्टार्टिंग फेज में ही होगा। आचार्य सुश्रुत ने इसे चय उपचयवान शब्द बोला इसको, और आधुनिक शास्त्र में इसको मासी मोल बोला। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो इसमें गर्भाशय कुछ बढ़कर फिर कुछ घट जाता है, मतलब पहले उसके गर्भ की वृद्धि होगी स्टार्टिंग में, तो गर्भ नहीं गुल्म की वृद्धि होगी, स्टार्टिंग में वृद्धि जैसा लगेगा, और क्योंकि वो गर्भ होता नहीं तो बाद में उसमें क्या है, घट जाता है गर्भ। इसमें स्त्री को गर्भ धारण जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि वास्तविकता में ये गर्भ नहीं होता। इस व्याधि का उल्लेख चरक ने पंचमों अध्याय में किया है। अब इसके निदान क्या है, तो ऋतावन आहारतया भयेन विरुक्षेण वेग विनिग्रह्य स्तंभन उल्लेखन योनि दोषे गुल्म स्त्रियम रक्त भव उभ्यपेति। तो क्या है, ऋतुकाल में भोजन न करने से, भय से, रुक्ष आहार विहार से, मल मूत्र के वेग को रोकने से, रक्त स्तंभक आहार विहार से, औषधि सेवन से, वमन करने से, योनि रोग के कारण, और वाग्भट ने बताया कि वातकारक पदार्थों के सेवन से, ऋतुकाल में लेखन द्रव्यों का प्रयोग, योनि दोष या अन्य योनि व्यापद, तो इन सब कारणों से रक्त गुल्म होता है। नेक्स्ट हम इसके लक्षणों की बात करेंगे। तो इसके लक्षण क्या है, यह स्पंदते पिंडित एवं नाड़े चिरात सशूलम
सम गर्भलिंग स रोधिर स्त्री भाव एवं गुल्म मास से व्यतीत दशमे चिकित्सा। जो गुल्म पिंड के रूप में देर से स्पंदन करता हो, हस्तपाद आदि अंगों में फरकाट न होती हो, शूल होता हो, गर्भ के सभी लक्षण स्पष्ट होते हों, या फिर वही मतलब पिंड के समान हो, देरी से स्पंदन हो, पीड़ा, दाह, पिंड, गुल्म सदृश लक्षण, अंगमर्द, निद्रा, आलस्य, शरीर मूर्छित तथा भारी प्रतीत होना, आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देना, शरीर क्रश हो जाना, स्तनों में दुग्ध उत्पादन होना, दो हृदय होना, मतलब वो गर्भ जैसे लक्षण दिखाई देंगे। इसमें जो गर्भावस्था में जो लक्षण दिखाई देते हैं ये गुल्म, पर इसमें गर्भ अवस्था के समान ही लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के लक्षणों के साथ स्त्री स्वयं को गर्भिणी समझने लगती है। अब इसकी संप्राप्ति क्या है? तो इसकी संप्राप्ति है सशुक्रम अशुक्रम वा जीव रहितम वातल्य अन्य सेव मान्या योषित गर्भलिंगानी दृश्य गुल्मी भवती। मतलब जब आतर प्रवत न होता हो, वह रुका हुआ हो, आतर्व जो है वो योनि में निश्चित शुक्र के साथ मिलकर जीव रहित अथवा शुक्र के बिना भी स्त्री द्वारा वातकारक पदार्थों के सेवन से अंदर बढ़ता हुआ वह आतर्व गर्भ के लक्षणों को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से इसकी संप्राप्ति हुई। अब ये है कि जैसे ये गर्भ नहीं है, फिर भी ये गुल्म जो गर्भ के समान जो रक्त गुल्म गर्भवत चेष्टा क्यों करता है? तो रक्त गुल्म में गर्भवत चेष्टा का कारण, तो यद्यपि यह गुल्म गर्भ के सदृश चेष्टा नहीं करता, परंतु गर्भ के समान दिखाई देने के कारण एवं गर्भ ही है ऐसी मन में भावना होने के कारण स्त्री गर्भिणी सदृश नाना प्रकार की चेष्टाएं करती है, अर्थात स्वयं को गर्भिणी समझने लगती है और उसके समान व्यवहार करती है। तो गर्भो अयमिति मानवाना मनसा तद्विभाविनी नारी विचेष्टते तस्य गर्भचेष्टा पृथक वेदा। मतलब वो खुद को गर्भिणी समझ के, और वो जो गुल्म है वो गर्भ के समान चेष्टा, मतलब उसमें गर्भ के समान चेष्टा होगी। अब रक्त गुल्म में दो हृदय के कारण क्या है? तो जो रस प्राय धातु की वृद्धि का कारण होते हैं, उत्पत्ति धर्म की समानता के कारण उन्हीं रसों की इच्छा स्त्री को होगी। तो चूंकि ये विकार वात पित्तान्वित रक्त के एकत्र होने के कारण होता है, अतः स्त्री कटु अम्ल एवं लवण रसों की तीव्र आकांक्षा करती है। क्योंकि इसमें जो रस जो उत्पत्ति के कारण है वात पित्त, तो वात पित्त जो उनमें वृद्धि हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो रसों की चेष्टा करेगी। अब ये क्या है? रक्त गुल्म में स्तन्य उत्पत्ति का कारण, कि जब ये मतलब ये गुल्म है, रक्त गुल्म है और इसमें स्तन्य उत्पत्ति क्यों हो रही है, तो इसका क्या कारण होगा? तो गर्भण्य स्मृति तत्प्रीति प्रेम संकल्प संभृत प्रसूतो जायते नार्य स्तन्य प्रवर्ते। मतलब स्त्री अपने को गर्भिणी समझती है एवं प्रीति तथा प्रेम के संकल्प को कारण उसमें स्तन्य की उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्त गुल्म में वृद्धि का कारण क्या है? तो संरक्षते अभिधातव्य कुक्कुटयन भिवांगना स एवं याप्यमानस्तु यथा कालम प्रकर्षते। इस गुल्म को गर्भ समझकर उसकी आघात से रक्षा करती है। इस प्रकार रक्षा किया जाता हुआ गुल्म धीरे धीरे वृद्धि करता है। मतलब गर्भिणी स्वयं को, मतलब जो स्त्री है वो स्वयं को गर्भिणी समझती है और उसे यही लगता है कि वो गर्भ है, तो उसकी उसी प्रकार आघातों से रक्षा करेगी, और उसकी आघातों से रक्षा करेगी तो उसमें वृद्धि होगी। और रक्त गुल्म में पांडुता का कारण क्या है? तो रसवह नाड़ियाँ नाभि के चारों ओर होती है। वृद्धि प्राप्त हुआ गर्भ स्त्री के रसवह नाड़ियों को पीड़न करता है, उसी प्रकार रक्त गुल्म में पीड़न करता हुआ उपचित होता है। उनके पीड़ित होने के कारण रस का शरीर में सम्यक प्रकार से संवहन नहीं होता, जिसके कारण गंड प्रदेश में पांडुता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये जो पांचों मतलब 4-5 चीज़ें जो भी पढ़ी कि रक्त गुल्म में गर्भवत चेष्टा होना, स्तन्य की उत्पत्ति होना, गुल्म की वृद्धि होना, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो स्त्री है उसको गर्भिणी, वो उसको यही लगता है कि वो गर्भिणी के समान लक्षण प्रकट हो रहे हैं, वो गर्भिणी है और वो उसी प्रकार व्यवहार करेगी उसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्त गुल्म तथा गर्भ में अंतर क्या है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो रक्त गुल्म होता है किंचित स्पंदन, मतलब उसमें कभी कभी स्पंदन होगा या फिर नहीं होगा, जबकि गर्भ में तीव्र स्पंदन होता है और स्पंदन होता ही है। फिर उसके बाद क्या है, ये शूल के साथ स्पंदन करेगा चिरकाल में जब भी, और ये सामान्य काल में बिना शूल के साथ स्पंदन करता है।
इसमें क्या है, गुल्म की वृद्धि होती है, कुक्षी की वृद्धि नहीं होगी। इसमें गुल्म के साथ कुक्षी की, मतलब गर्भ के साथ कुक्षी की भी वृद्धि होगी। इसमें क्या है, उदर में ग्रंथियाँ उत्पन्न हो जाती है एवं स्थानांतर तथा नाभि प्रदेश में नीले धब्बे दिखाई देते हैं। इसमें ऐसा, गर्भ में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिफ्थ क्या है, गर्भ जो मतलब गुल्म है वो धीरे धीरे बढ़ता है तथा वृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि जो गर्भ में है मासानुमासिक वृद्धि होती है, एक पैटर्न होता है वृद्धि का कि कौन से माह में कौन सा अंग बन रहा है, कि कौन सा जो भी वृद्धि है उसमें अंग प्रत्यंग के। फिर है 6 के गर्भाशय में शूल तथा योनि में दुर्गंधित स्राव होना, जबकि गर्भ में इस प्रकार का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा। फिर 7 है, गुल्म का भेदन होने पर केवल रक्त का स्राव होता है और गर्भ या गर्भांग दृष्टिगोचर नहीं होते, क्योंकि गर्भ है ही नहीं, तो जो गुल्म का भेदन होगा तो उसमें सिर्फ रक्त ही निकलेगा। जबकि अगर गर्भपात या फिर प्रसव होगा तो उसमें रक्त के साथ साथ गर्भ भी बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट हम इसके उपद्रव की बात करेंगे। तो रक्त गुल्म के उपद्रव क्या है, ज्वर, अरुचि, श्वास, कास, शोष, अर्ति, व्यथा, शोक, ये सब इसके उपद्रव हैं। अब रक्त गुल्म की साध्यता की बात करेंगे तो संचित हुआ गुल्म अत्यधिक स्थानों में व्याप्त हो जाता है। गुल्म की जड़ दृढ़ हो गई हो, सिरा जाल व्याप्त हो, कछुए की पीठ के समान उन्नत हो, हस्तपाद में शोक हो, तो ये सारी कंडीशन में क्या होगा, रक्त गुल्म असाध्य हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें पथ्य की बात करेंगे। तो पथ्य क्या है, दुग्ध, यूष एवं मांसरस आदि का प्रयोग, जांगल मांसरसों द्वारा सिद्ध किए हुए बिल्व एवं शोनाक के क्वाथपान, कुलथ, यूष अथवा लावा के द्वारा संस्कार युक्त त्रिवर्त एवं त्रिफला का विरेचन हेतु प्रयोग। अपथ्य क्या है, वृक्ष, विदाही एवं गुरु अन्नपान, व्यायाम, मैथुन तथा चिंता। अब नेक्स्ट हम इसके चिकित्सा सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो रक्त गुल्म के चिकित्सा सिद्धांत पे आ जाते हैं अब हम। ये क्या है, मासे व्यतीत दशमे चिकित्स्य या तम गर्भ काले अतिगमे चिकित्स्यम असर्गभवम गुल्म उपशांति। तो ये क्या है, आचार्य चरक एवं काश्यप ने जो 10 मास के बाद तथा आचार्य सुश्रुत एवं वाग्भट ने प्रसव काल व्यतीत हो जाने पर चिकित्सा का प्रयोग बताया। इसकी चिकित्सा मतलब 10 मास के बाद ही करने को बोला है, कि नॉर्मल जो प्रसव काल होता है वो 10 मास का होता है। रक्त गुल्म की चिकित्सा 10वें मास में पूर्व नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी रक्त गुल्म भी क्या है, गर्भ के समान ही याप्य माना जाता है। पकने पर उसका भेदन हो जाता है 10वें मास के बाद। 10वें मास के बाद अनुवासन बस्ती, स्निग्ध एवं द्रव्य भोजन के साथ चिकित्सा करने से यदि वह गर्भ होगा तो सुखपूर्वक प्रसव हो जाएगा, यदि वह रक्त गुल्म होगा तो उसका पूर्ण रूप भेदन हो जाएगा। रक्त गुल्म या गर्भ है तो इस प्रकार का संशय उत्पन्न होने पे जो उसका 10 मास तक वो भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसकी चिकित्सा 10 मास के बाद ही करनी चाहिए। फिर अब इसकी चिकित्सा क्या है, तो पलाशसार का प्रयोग, रक्त गुल्म में योनि विशोधन, तो वो किससे, यवसार के साथ पलल से, और सेंधु के दूध के साथ पलल। फिर क्या है, रक्त गुल्म की अन्य विधियाँ क्या है, तो रक्त पित्त नाशक सार के साथ मधु और घी के साथ चाटने को देना चाहिए। रक्त गुल्म से पीड़ित स्त्री के आहार में लहसुन, तीक्ष्ण मदिरा और मछली का प्रयोग करना चाहिए। दूध, गोमूत्र, यवसार से युक्त दशमूल क्वाथ की उत्तर बस्ती देनी चाहिए। रक्त गुल्म की वृत्ति अथवा पिच्छू द्वारा चिकित्सा कैसे करते हैं, तो वरा और मत्स्य के पित्त से भावित वस्त्र को योनि में धारण करा दें, मतलब उनको जो मत्स्य या वरा का पित्त है उसमें कोई भी वस्त्र उसमें भिगो दें और भिगो के उसको योनि में धारण करा दें। फिर क्या है, किण्व, गुड़ एवं क्षार को मिलाकर व्रति बनाकर यानी विशोधन के लिए, योनि विशोधन के लिए दें। फिर क्या है, रक्त गुल्म में बस्ती, तो पिपल्यादि घृत से उत्तर बस्ती दे, तीक्ष्ण द्रव्यों द्वारा आस्थापन बस्ती दे, उसके बाद अनुवासन बस्ती दे। शल्य क्रिया क्या है, द्वारा रक्त गुल्म का भेदन, तो औषधियों द्वारा गुल्म का भेदन न हो तब शल्य क्रिया द्वारा भेदन करना चाहिए, मतलब औषधियों से नहीं हो रहा फिर अपन शल्य क्रिया करेंगे। मॉडर्न कोलेशन क्या है, तो उसको मासी मोल बोला है। और इसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो वही रक्त परीक्षण या WBC, RBC, हीमोग्लोबिन चेक करके, और यूरिया अमाउंट इन ब्लड, लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT, BHCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन से, और एक्सरे या 2 वीक में फाइब्रोजन की मात्रा चेक करके। ट्रीटमेंट क्या है, मतलब ट्रीटमेंट वही कि इसको निकाल देना। इवेक्यूलेशन या फिर मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे DNE वगैरह। तो अब तीनों टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, तीनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, उपशुष्क गर्भ, लीन गर्भ और रक्त गुल्म गर्भ। थैंक यू।